नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के विज्ञान विषय के कक्षा 8 के पाठ 10 के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है हमारा फसल उत्पादन। ठीक है, तो पाठ 10 के फसल उत्पादन से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर को आज हम हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न है हमारा सही विकल्प को। तो पहला प्रश्न है हमारा सही विकल्प का चुनाव करके लिखिए। ठीक है, तो चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका सही विकल्प चुनकर कि किस प्रश्न का क्या उत्तर रहेगा। पहला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में रबी की फसल है। आपको बताना है नीचे की फसलों में से रबी की फसल कौन सी है। धान की है, मक्का है, मूंगफली है या गेहूं है। ठीक है, तो हम जानते हैं रबी के फसल गेहूं है। ठीक, तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर रहेगा वह क्या रहेगा, गेहूं। रबी की फसल के अंतर्गत कौन सी फसल आती है, गेहूं। तो हमारा सही उत्तर रहेगा द यानी गेहूं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका ख है निम्नलिखित में खरपतवार नाशी है। खरपतवार नाशी का मतलब होता है जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शंस है यूरिया, कंपोस्ट, मेटाक्लोर या अमोनियम फास्फेट। तो इसका सही उत्तर है आपका मेटाक्लोर। ठीक है, जो खरपतवार को नष्ट करने का कार्य करता है वह मेटाक्लोर है। ठीक है, एक होता है आपका 2,4-D। ठीक है, यह भी अपतृणनाशी या खरपतवार नाशी ही होता है, 2,4-D या मेटाक्लोर। ठीक है, और यूरिया है आपका, तो यह तो रासायनिक खाद है और यूरिया का सूत्र आपको याद होना चाहिए जो कि होता है NH2CO NH2। ठीक है, यह यूरिया का सूत्र होता है और यह पहली कार्बनिक यौगिक थी जो प्रयोगशाला में बनी थी और इसका निर्माण किया था किसने, ओहलर ने। ठीक है, किसने किया था, ओहलर। तो इसका संश्लेषण किया था ओहलर ने, तो यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यूरिया उर्वरक है। अभी वही प्रश्न फिर से आ गया आपका। तो है यूरिया कैसा उर्वरक है, नाइट्रोजनी है, स्फुरी है, पोटेशिक है या संयुक्त है। तो यूरिया आपका नाइट्रोजनी उर्वरक है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है और यूरिया का सूत्र अभी क्या बताया गया था, NH2CO NH2। ठीक है, तो नाइट्रोजनी उर्वरक है यूरिया। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका नाइट्रोजनी। अगले प्रश्न पे आते हैं। आपको बताना है साहीवाल है। तो आपको बताना है साहीवाल किसकी प्रजाति है, गाय की है, भैंस की, मछली की या मुर्गी की। जो साहीवाल है यह आपकी है गाय की प्रजाति, तो आपका सही उत्तर रहेगा गाय। ठीक है, बाकी के 3 ऑप्शन आपके गलत हैं, तो सही उत्तर क्या रहेगा, गाय। तो यह प्रश्न थे। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो चलिए पूर्ति करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे को खाली स्थान कहलाते हैं। तो उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे फसल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फसल। तो इसमें आपका पहले में भरा जाएगा फसल। ठीक है, इसके बाद तरबूज, खरबूजा, मक्का आदि के लिए खाली स्थान मिट्टी उपयुक्त होती है। आपको बताना है कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है यानी अच्छी होती है इन फसलों के लिए। तो सही उत्तर है बलुई। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका तरबूज, खरबूजा, मक्का आदि के लिए खाली स्थान मिट्टी उपयुक्त होती है। आपको बताना है कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है इन फसलों के लिए। तो इनके लिए बलुई मिट्टी सबसे अच्छी होती है, तो इसमें भरा जाएगा आपका बलुई। अगला है बुआई के लिए प्रयुक्त यंत्र खाली स्थान है। तो बुआई के लिए कौन से यंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं, तो वह है आपका डिबलर तथा बीज बेधक। तो इसमें भरा जाएगा डिबलर तथा बीज बेधक। इसके बाद अगला प्रश्न है सोनालिका खाली स्थान की उन्नत किस्म है जो संकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। तो सोनालिका गेहूं की उन्नत किस्म है, तो इसमें आपका भरा जाएगा गेहूं। ठीक है, अगला है आपका
काटला रोहू खाली स्थान जल में पाई जाने वाली मछली है। आपको बताना है काटला रोहू किस जल में पाई जाती है, तो अ लवण जल में यह पाई जाती है, तो इसमें आपका भरा जाएगा अ लवण। ठीक है, तो यही इतने थे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए। पहले में फसल भरा जाएगा, दूसरे में बलुई, तीसरे में डिबलर तथा बीज बेधक, चौथे में आपका गेहूं और पांचवा में अ लवण। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, सही जोड़े बनाइए। तो चलिए देख लेते हैं सही जोड़े बना करके। ये रहा आपका सही जोड़े। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले है डिबलर। तो अभी हमने पढ़ा डिबलर एक बुआई की विधि है, बुआई का यंत्र है। ठीक है, तो डिबलर का हो जाएगा आपका बुआई की विधि। साइलो है, साइलो का मतलब होता है एक बड़ा सा बर्तन रहता है, पात्र, जिसमें हम अन्न को एकत्र करके भंडारित करके रखते हैं, तो साइलो भंडारण की विधि हो जाएगा। साहीवाल है, अभी हमने पढ़ा है एक गाय की प्रजाति है, तो गाय की किस्म से मिलान हो जाएगा। सालमान है या मछली की नस्ल है, तो इसका मिलान मछली की नस्ल से हो जाएगा। वाइट लेग हार्न है या मुर्गी की नस्ल है, तो इसका मिलान मुर्गी की नस्ल से होगा। और सार्क है, तो सार्क मछली है जो विटामिन ए और विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, तो इसका मिलान विटामिन ए और डी के स्रोत से हो जाएगा। तो यह आपके मिलान हो गए पूरे, देख लीजिए एक बार पूरा। ठीक है, डिबलर बुआई की विधि, साइलो भंडारण की विधि, साहिवाल गाय की किस्म, सालमान मछली की नस्ल, व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी की नस्ल, और सार्क विटामिन ए और डी का स्रोत। प्रश्न नंबर 4 यहाँ से शुरू होते हैं आपके। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। चलिए बताते हैं। पहला प्रश्न है, बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में क्या अंतर है, आपको बताना है। ठीक है, तो छोटा सा इसका उत्तर है, देख लेते हैं। तो प्रश्न है आपका, बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका। तो बलुई मिट्टी, सबसे पहले जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। चिकनी मिट्टी, तो जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे होते हैं वह चिकनी मिट्टी कहलाती है। ठीक है, यह आपका बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में अंतर हो गया। बलुई मिट्टी, जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं, और चिकनी मिट्टी यानी जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे होते हैं उस वक्त चिकनी मिट्टी कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि जून से अक्टूबर माह में कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जून से अक्टूबर माह में खरीफ की फसल बोई जाती है। ठीक है, जून से अक्टूबर माह में खरीफ की फसल बोई जाती है। और खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते कौन कौन से हैं, मक्का, चावल, मूंगफली, यह सभी खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यह इस प्रश्न का आपका उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, बुआई के लिए बीज बेधक यानी बीज बेधक का क्या महत्व है, आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं बुआई के लिए बीज बेधक का क्या महत्व है। तो बीज बेधक का प्रयोग बीज को गहराई में बोए जाने के लिए होता है। ठीक है, बीज बेधक का प्रयोग बीज को गहराई में बोए जाने के लिए होता है, जैसा कि इसका नाम ही है बीज बेधक। इसके द्वारा बीज समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई तक बोए जा सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पक्षियों द्वारा बीज की क्षति की संभावना नहीं होती है। ठीक है, तो यह बीज बेधक का महत्व है। अगर हम बीज की बुआई बीज बेधक की सहायता से करते हैं तो हमें यह लाभ होते हैं। पहला यह कि बीज को हम गहराई में बो सकते हैं। ठीक है, समान दूरी पर रहते हैं, निश्चित गहराई तक बोए जा सकते हैं, और जिसकी वजह से पक्षियों द्वारा बीज की क्षति की संभावना कम रहती है। ठीक है, चलिए यह प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, फसल चक्रण से क्या समझते हैं। ठीक है, तो उत्तर देख लेते हैं फसल चक्रण से क्या मतलब है। तो फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा अति आवश्यक है। ठीक है, फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा अति आवश्यक है। खेत में जब एक ही फसल वर्ष दर वर्ष लगाई जाती है तो भूमि की पोषकता प्रभावित होती है।
इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा है। जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। इसे ही फसल चक्रण कहते हैं। यानी एक फसल के बाद बदल कर दूसरी फसल लगाना ही क्या कहलाता है, हमारा फसल चक्रण। अगर छोटे में कहें तो एक दाल वाली फसल के बाद दो दाल वाली फसलों को बोना ही क्या कहलाता है, हमारी फसल चक्रण। एक दाल जैसे गेहूं चावल हो गया, ठीक है। इसके बाद दो दाल वाली जैसे मटर हो गई, चना हो गया, अरहर, इन सभी फसलों को बोना ही क्या कहलाता है, फसल चक्रण। तो यह आपका फसल चक्रण था। फिर से देख लीजिए, फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा अति आवश्यक है। खेत में जब एक ही फसल वर्ष दर वर्ष लगाई जाती है तो भूमि की पोषकता प्रभावित होती है। इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा है। जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है। दलहन यानी दाल वाली फसल है, जिससे भूमि की उर्वरता यानी उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। इसे फसल चक्रण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए, यानी आपको बताना है हरित क्रांति किसे कहते हैं। ठीक है, तो कृषि में सुधार लाने के उद्देश्य के लिए प्रयास 1960 से ही शुरू किए गए हैं। इसे हरित क्रांति कहते हैं। फिर से, कृषि में सुधार लाने के उद्देश्य के लिए प्रयास 1960 से ही शुरू किए गए हैं। इसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के तहत कृषि तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यह भी आपका हरित क्रांति है। अगर वह नहीं लिखना चाहते तो आप नीचे का भी लिख सकते हैं अथवा करके, जो आपको सरल लगे। आधुनिक कृषि यंत्रों, उन्नत किस्म के बीजों, कीटनाशक दवाओं तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उपज में आशातीत वृद्धि हुई है, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गाय और भैंस की दो दो उन्नत किस्मों के नाम लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। गाय की दो उन्नत किस्म है, साहीवाल और होल्स्टीन। ठीक है, यह गाय की दो उन्नत किस्म है, साहीवाल और होल्स्टीन। और भैंस की दो उन्नत किस्म है, मुर्रा और मेहसाना। ठीक है, यह भैंस की दो उन्नत किस्म है, मुर्रा और मेहसाना। तो इस प्रश्न का यह आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उष्मायन काल किसे कहते हैं। आपको बताना है उष्मायन काल किसे कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। मुर्गी अंडे पर बैठकर उसे 21 दिन तक सेती है। ठीक है, मुर्गी अंडे पर बैठकर उसे 21 दिन तक सेती है। इस अवधि को उष्मायन काल कहते हैं। ठीक है, इस अवधि को क्या कहते हैं, उष्मायन काल। इससे अंडे को नमी एवं उष्णता यानी गर्मी मिलती है। यह अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों के स्फुटन में सहायक है। ठीक है, तो यही होता है उष्मायन काल। ठीक है, एक बार फिर से देख सकते हैं। मुर्गी अंडे पर बैठकर उसे 21 दिन तक सेती है। इस अवधि को उष्मायन काल कहते हैं। इससे यानी इस उष्मायन काल से अंडे को नमी और उष्णता यानी गर्मी मिलती है। यह अंडे में भ्रूण के विकास यानी बच्चे के विकास एवं अंडों के स्फुटन में सहायक होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं उष्मायन काल। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, अंडों की गुणवत्ता की जांच कैसे करेंगे। ठीक है, तो यह प्रयोग आप बहुत बार कर भी चुके होंगे घरों पर, फिर भी देख लेते हैं। तो क्या करना है, गर्म पानी से भरे पात्र में कुछ अंडे डाल दीजिए। ठीक है, गर्म पानी से भरे पात्र यानी एक बर्तन में कुछ अंडे डाल दीजिए। ध्यान से देखिए, क्या यह तैरते रहते हैं या पानी में डूब जाते हैं। तो जो अंडे पानी में डूब जाते हैं वह अच्छी गुणवत्ता वाले अंडे हैं, यानी वह अच्छे हैं, तथा जो तैरते रहते हैं वह खराब अंडे हैं। तो यह है अंडों की गुणवत्ता जांच करने का घरेलू विधि। ठीक है, क्या करना है, गर्म पानी से भरे पात्र में कुछ अंडे डाल दीजिए। ध्यान से देखिए, क्या यह तैरते रहते हैं या डूब जाते हैं। तो जो अंडे पानी में डूब जाते हैं वह अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, और जो तैरते रहते हैं वे खराब अंडे हैं। ठीक है, तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे है प्रश्न एक कुक्कुट फार्म में पक्षियों को दिए जाने वाले आहार का वर्णन करना है। आपको बताना है कि जो मुर्गी फार्म है यानी कुक्कुट फार्म है,
उसमें पक्षियों को कौन से आहार दिए जाते हैं उसका वर्णन कीजिए, यानी क्यों दिए जाते हैं ऐसे आहार। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कुक्कुट आहार यानी मुर्गी के आहार में, पोल्ट्री फार्म के आहार में दले हुए दाने, हरी खाद्य सामग्री होती है। गेहूँ, मक्का, बाजरा जैसे अनाजों को पीसकर इसमें कंकड़, बालू का चूरा या चूना पत्थर का चूरा मिलाते हैं। कंकड़, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का स्रोत होने के कारण अंडे का कवच बनाने में सहायक होता है। मुर्गी को जल की पर्याप्त मात्रा दी जाती है। जल की मात्रा कम होने पर अंडे देने की क्षमता में कमी आती है। तो किसी भी कुक्कुट फार्म में पक्षियों को यह आहार दिए जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। कुक्कुट आहार में दले हुए दाने, हरी खाद्य सामग्री होती है। गेहूं, मक्का, बाजरा जैसे अनाजों को पीसकर इसमें कंकड़, बालू का चूरा या चूना पत्थर का चूरा मिलाते हैं। कंकड़, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का स्रोत होने के कारण अंडे का कवच बनाने में सहायक होता है। मुर्गी को जल की पर्याप्त मात्रा दी जाती है। जल की मात्रा कम होने पर अंडे देने की क्षमता में कमी आती है। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र को चित्र की सहायता से समझाइए। चलिए देखते हैं। तो नाइट्रोजन सभी खाद्य पदार्थों का एक अति आवश्यक अवयव है। हालांकि यह वायु में प्रचुर मात्रा में 78% या लगभग 79% उपस्थित होता है, फिर भी पौधे इसे सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर सकते। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। और आप जानते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन करता है, तो वह करता है आपका एक जीवाणु होता है राइजोबियम। ठीक है, यह जो जीवाणु होता है राइजोबियम, यह कार्य करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। ठीक है, जो दलहनी यानी दाल वाली फसलों की जड़ों में पाया जाता है। तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें चित्र बनाना था, जो आप पेज नंबर 95 किताब से पेज नंबर 95 का चित्र संख्या 10.5 बनाएंगे। ठीक है, वहाँ से आपको यह पता चल जाएगा। ठीक है, तो यह था, एक बार फिर से देख लीजिए। लिखना क्या था कि नाइट्रोजन सभी खाद्य पदार्थों का एक आवश्यक अवयव है। हालांकि यह वायु में प्रचुर मात्रा यानी लगभग 78% या 79% उपस्थित होता है, फिर भी पौधे इसे सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर सकते। वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। जो कि करता कौन है, तो दाल वाली फसलों की जड़ों में जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको किताब के पेज नंबर 95 का चित्र संख्या 10.5 बनाना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, फसल की कटाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले हंसिया का आपको चित्र बनाना है। तो इसके लिए आपको पेज नंबर 97 का चित्र संख्या 10.7 का अ और ब बनाना है, जिसमें आपको घरेलू और दोनों हंसिया दिया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है आपका, फसलों का भंडारण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है फसलों का भंडारण किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। फसल उत्पादन के पश्चात उपज यानी फसल का भंडारण एक महत्वपूर्ण चरण होता है। ठीक है, चूहे, कीड़े तथा अन्य छोटे जीवों से उपज को बहुत नुकसान होता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर अन्न के भंडारण के लिए उन्नत भंडार धातु के बर्तनों तथा साइलों का उपयोग किया जाता है। भंडारण में ताप का भी ध्यान रखा जाता है। जिन खाद्यान्नों में पानी की मात्रा कम होती है, जैसे अनाज, दाल इत्यादि को कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है, तथा फल सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कम तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस से -1 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो यह इस प्रश्न का उत्तर हुआ, फसलों के भंडारण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो इसका लास्ट प्रश्न था, एक बार पूरा देख लीजिए। ठीक है, पाठ 10 था यह, कक्षा 8 का विज्ञान विषय का। सबसे पहले आपका सही गलत था। पहले का जो सही था वो आपका गेहूँ, इसके बाद मेटाक्लोर, इसके बाद नाइट्रोजनी, गाय। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए सबसे पहले में आपका भरा जाएगा फसल,
दूसरे में बलुई, तीसरे में डिबलर तथा बीज बेधक, चौथे में गेहूँ और पांचवें में अलवड़। सही जोड़े बनाना था। डिबलर का मिलान होगा बुआई की विधि से, साइलो का भंडारण की विधि, साहिवाल गाय की किस्म, सालमन मछली की नस्ल, वाइट लेग हॉर्न मुर्गी की नस्ल, सार्क विटामिन ए और डी का स्रोत। यह आपका प्रश्न नंबर 4 का क्या था, जिसका उत्तर यह रहा। ख का उत्तर यह था। यह प्रश्न नंबर ग का उत्तर। यह आपका प्रश्न नंबर घ का उत्तर। ठीक है। इसके बाद यह प्रश्न नंबर अंग का उत्तर। ठीक है, 2 उत्तर थे, इसमें कोई भी एक याद कर सकते हैं। यह प्रश्न नंबर च का उत्तर। गाय और भैंस की 2 उन्नत किस्मों के नाम लिखना था। इसके बाद था उस्मायन काल किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 6। इसके बाद अंडों की गुणवत्ता की जांच कैसे करेंगे, उसका उत्तर यह रहा। इसके बाद एक कुक्कुट फार्म यानी मुर्गी फार्म में पक्षियों को दिए जाने वाले आहार का वर्णन करना था, जिसका उत्तर यह रहा आपका। इसके बाद नाइट्रोजन चक्र को चित्र की सहायता से समझाना था। इसके बाद फसल की कटाई के लिए प्रयोग होने वाले हंसिया का चित्र बनाना था आपको। इसके बाद था फसलों का भंडारण किस प्रकार किया जाता है, लास्ट प्रश्न, जिसका उत्तर यह था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी विषयों के सभी प्रश्नोत्तर को जानने के लिए सभी कक्षाओं को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।